Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने फॉलिकल का फॉर्मेशन पढ़ा था कि किस तरीके से फॉलिकुलोजेनेसिस होता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें इतनी सारी बातें हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है और इसके और क्या-क्या नाम होते हैं और किस तरीके से रेगुलेटेड है। When we are talking about menstrual cycle, it is also known as sexual cycle or monthly sexual cycle, ओवेरियन साइकिल। इसके बहुत सारे नाम हैं, ज़्यादातर इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से हम बोलते हैं या बहुत ही जनरल टर्म अगर इसके लिए हम यूज़ करें तो हम इसको बोल सकते हैं पीरियड या मंथली, या फिर हम इसको अगर हिंदी में बोले तो हम इसको बोलते हैं मासिक धर्म। अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या क्या है और क्या क्या बदलाव आते हैं एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है ये 28 डेज की है। एवरेज फीमेल्स में ये साइकिल 28 दिन की होती है, बट दिस साइकिल इज वेरिएबल। ये साइकिल जो है ये वेरिएबल है, ये 22 दिन से 32 दिन तक या फिर हम कह सकते हैं 24 डेज से 35 डेज की हो सकती है। 24 डेज से 35 डेज तक वेरी कर सकती है। कई कई फीमेल में ये नॉर्मल यानी कि 21 दिन से कम की भी हो सकती है और किसी किसी फीमेल में 40 से ज़्यादा की भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें एबनॉर्मेलिटी को डिफाइन करती हैं। तो हमें यहाँ पे एवरेज फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है हम सबसे पहले उसी की बात करते हैं और वो होती है 28 डेज की। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल्स में चलती है उसमें अलग अलग फेज होते हैं, बट क्वेश्चन ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है जब बच्ची अपनी प्यूबेरटल स्टेज में एंटर करती, यानी कि प्यूबेरिटी में जब एक बच्ची एंटर करती है तो उसका साइन क्या होता है, ओवम का प्रोडक्शन। और इस ओवम के प्रोडक्शन को ही हम क्या बोलेंगे, इस साइक्लिक फॉर्म में बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि ये जो ओवम है ये कैसे प्रोड्यूस हुआ, कैसे स्टिमुलेट हुआ और कैसे इसने अपनी पूरी लाइफ जो है अपनी 28 डेज की साइकिल कैसे पूरी की, यही मेंस्ट्रुअल साइकिल है। बट केवल एक ही ओवम है या बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, किस तरीके से डेवलप होते हैं, किस हार्मोन से ये स्टिमुलेटेड होते हैं, इनका सेंटर कौन है, ये सारी बातें हम इस साइकिल में करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये डे 1 से लेके डे 28 तक अपना साइकिल कंप्लीट कर रही है। पहले दिन से शुरू हो रही है और 28वें दिन पे खत्म हो रही है। तो एवरेज कितने की हो गई, 28 दिन की हो गई। अब जब एक बच्ची की प्यूबेरिटी आती है तो उस प्यूबेरिटी में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली बार यानी कि फर्स्ट मेंसेस जब स्टार्ट होता है तो उसको बोला जाता है मेनार्क। मेनार्क जो है वो फीमेल में बेसिकली एक बच्ची में 11 से 13 साल की उम्र में आता है। 11 से 13 साल की जब एक बच्ची होती है तो उसमें पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये पूरी जिंदगी नहीं चलती। ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये फीमेल्स में पूरी जिंदगी नहीं चलती, ये एक पर्टिकुलर एज पे जाके खत्म हो जाती है। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ये 45 से 50 इयर्स के बीच में खत्म हो जाती है। अब
मेनार्क से मेनोपॉज तक एक काफ़ी लंबा समय है, 30 से 35 साल है, और इन सालों में हर मंथ ये जो साइकिल है ये रेगुलेट होती है, इसीलिए इसको साइकिल बोला जाता है या मंथली साइकिल बोला जाता है। अब इस मंथली साइकिल में कौन कौन से फेजेस हैं वो हमें पढ़ने हैं। इस मंथली साइकिल में जो पहला फेज होता है दैट इज ब्लीडिंग फेज, दैट इज ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुअल फेज, इसको मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुअल फेज, 1 से लगभग 5 दिन तक ये फेज चलता है। क्या है ये ब्लीडिंग फेज? ब्लीडिंग फेज एक नॉर्मली सुन लीजिए कि जो ब्लीडिंग फेज होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ने जो भी तैयारियां की थी वो सारी तैयारियां ब्लड की फॉर्म में डिस्कार्ड हो गई, यानी कि यूट्रस में जो भी तैयारियां हुई थी एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए उनकी शेडिंग हो गई, और जो शेडिंग हुई वो ब्लड की फॉर्म में हुई एंड दैट ब्लड इज लॉस्ट फ्रॉम द वेजाइना। सो दिस फेज इज नोन एज ब्लीडिंग फेज। इसके जो बाद में फेज चलता है 5 दिन के बाद से जो फेज चलता है लगभग 12 से 13 दिन तक, इस फेज को बोला जाता है follicular phase, is known as follicular phase। इसको प्री ओव्यूलेशन फेज बोल सकते हैं, इसको प्री ओव्यूलेशन फेज बोलते हैं, ओव्यूलेशन से पहले का समय। प्रोलिफरेटिव फेज, इसको प्रोलिफरेटिव फेज बोला जाता है, और इसको बोला जाता है एस्ट्रोजेनिक फेज। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। कौन कौन से? फॉलिकुलर फेज, प्री ओव्यूलेशन फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, एस्ट्रोजेनिक फेज। अब सबसे पहले हम बात करें कि ओव्यूलेशन कौन सा फेज होगा, कौन से दिन होगा। अगर साइकिल 28 डेज की है तो इसके बीच में 14th डे ओव्यूलेशन होगा। 14th डे क्या होगा? ओव्यूलेशन। सो ओव्यूलेशन से पहले का फेज क्या हो जाएगा? प्री ओव्यूलेशन फेज हो जाएगा। अब ओव्यूलेशन हो गया। व्हाट इज ओव्यूलेशन? द प्रोसेस इन विच द ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवेरी, ओवेरी से ओवम का रिलीज होना ओव्यूलेशन कहलाता है। अब ओव्यूलेशन के बाद का जो समय है पूरा, इसको हम कहेंगे पोस्ट ओव्यूलेशन फेज। पोस्ट ओव्यूलेशन फेज यानी कि ओव्यूलेशन के बाद का समय, इसको हम फिक्स्ड फेज भी बोलते हैं। इसको हम प्रोजेस्टेरोनिक फेज भी बोलते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन से रेगुलेट होता है इसलिए प्रोजेस्ट्रॉनिक फेज भी बोलते हैं। इसको ल्यूटियल फेज बोला जाता है। इट इज नोन एज ल्यूटियल फेज एंड वन मोर नेम इज देयर, सिक्रीटरी फेज। इट इज सिक्रीटरी फेज। तो बहुत सारे नाम है, पोस्ट ओव्यूलेशन, फिक्स्ड फेज, प्रोजेस्ट्रॉनिक फेज, ल्यूटियल फेज एंड सिक्रीटरी फेज। तो ये सारे फेजेस मिलके एक मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंप्लीट करते हैं। ये सारे फेजेस मिला के एक सिंगल साइकिल को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये साइकिल ओवेरी से रेगुलेटेड है, यानी कि ओवेरी में जो हार्मोन बन रहे हैं उनसे रेगुलेटेड है, या यूट्रस में जो बदलाव आ रहे हैं केवल उनसे रेगुलेटेड है, या इनका और कोई भी कंट्रोलिंग सेंटर है? तो सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा।
इस बात को समझने के लिए छोटी सी एक बात जो हम कई बार रिपीट कर चुके हैं वो समझेंगे। जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की या ओवेरियन साइकिल के सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर ना तो ओवेरी है ना यूट्रस है, इसका सेंटर है हाइपोथैलेमस। सो आई ड्रॉ हियर हाइपोथैलेमस along with pituitary। यहां पे हमने बना लिया हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के साथ। सो दिस इज हाइपोथैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस है यहाँ पे स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियस होता है और स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियस में स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होता है और ये न्यूरॉन सिक्रीट करते हैं अ स्पेशलाइज्ड सब्सटेंस that is GnRH. What they release? They release GnRH releasing factors, gonadotrophin releasing hormone factor। ये किसके पास आते हैं फैक्टर्स? ये आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, ये आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। ये एंटीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं कि तुम रिलीज कर लो गोनाडोट्रोफिन, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बनाया है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन क्या रिलीज करवाएगा पिट्यूटरी से? गोनाडोट्रोफिन रिलीज करवाएगा और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है गोनाडोट्रोफिन, दैट इज FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इनको बोला जाता है गोनाडोट्रोफिन और ये गोनाडोट्रोफिन टारगेट करते हैं ओवेरी को और ये जो ओवेरी है ये लेके आती है यूट्रस में मल्टीपल चेंजेस, ये लेके आती है यूट्रस में मल्टीपल चेंजेस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बहुत सारी चीजों से एक्सेस हो रही है, कंट्रोल हो रही है। सो वी कैन से दैट menstrual cycle is hypothalamic axis, menstrual cycle is anterior pituitary axis, menstrual cycle is ovarian axis, menstrual cycle is uterine axis। why uterine axis, why ovarian axis? जब बात आती है GnRH की तो वो हाइपोथैलेमस बना रहा है, जब बात आती है पिट्यूटरी की तो FSH और LH बना रहा है, जब बात आएगी ओवेरी की तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनेंगे और यही एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, यही एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस में बदलाव लेके आएंगे और यही यूट्रस में जो बदलाव आएंगे इसी कारण से पूरी की पूरी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चलेगी साइक्लिक फ्लो में। तो यहाँ पे सभी से एक्सेस होती है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल या मंथली साइकिल या जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं पीरियड्स। तो हम स्टार्ट करेंगे ब्लीडिंग फेज से। ब्लीडिंग फेज से जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लीडिंग फेज जो है वो हमें नाम से समझ आ रहा है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक फीमेल में वेजाइना से ब्लड की फॉर्म में जो यूट्राइन वॉल है वो डिस्कार्ड हो रही है। सो इसको हम एक साइकिल से समझते हैं, ये कि पूरी एक साइकिल का चेंज है और ये साइक्लिक चेंज शो कर रहा है कि किस तरीके से हार्मोन में बदलाव आ रहे हैं। आई टोल्ड यू हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी जो है वो यूट्रस और ओवेरी में बदलाव लेके आता है। तो सारे बदलाव इस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं बट इनको समझना जरूरी है। तो आई स्टार्ट हियर विथ ब्लीडिंग फेज। मैं यहाँ पे ब्लीडिंग फेज से स्टार्ट कर रही हूँ जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं इसको? मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज। ध्यान से समझना है, जब ब्लीडिंग फेज होता है या मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो 1 से 5 दिन का समय होता है, 1 से 5 दिन का समय होता है। किसी बच्चे में या किसी फीमेल में ये फेज या ये डेज 7 डेज तक भी जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है उसकी साइकिल कितने डेज की है।
तो हम एवरेज फीमेल्स की बात कर रहे हैं, तो एवरेज फीमेल्स में ये 1 से 5 दिन तक चलता है। इस 1 से 5 दिन में एग्जैक्टली क्या होता है, ध्यान से समझनी है बात। एग्जैक्टली ये होता है कि यहाँ पे जितने भी हॉर्मोन्स हैं, FSH, LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, सबका लेवल कम होता है। जितने भी हॉर्मोन्स हैं सभी का जो लेवल है वो कम होता है। 5 दिन तक सभी हार्मोन का लेवल कम होगा। क्वेश्चन किस पे आता है, हार्मोन के लेवल पे आता है, तो यहाँ पे कम है हार्मोन्स का लेवल। अब थोड़ा सा हम जाएंगे इंट्रा यूटराइन लाइफ की तरफ, कि एक बच्ची जब पैदा भी नहीं होती तो उसकी बॉडी में किस तरीके से उसकी ओवेरी में ओवम की ग्रोथ होती है और हजारों की संख्या में फॉलिकल्स बनते हैं। तो सबसे पहले जब हम एक फीमेल की बात करते हैं और उसके इंट्रा यूटराइन, बेसिकली जो पैदा भी नहीं होती, उस इंट्रा यूटराइन लाइफ की हम बात करते हैं, तो एक फीमेल फीटस में, एक फीमेल फीटस में ओवेरी डेवलप हो चुकी है। जो ओवेरी डेवलप हैं उन ओवेरीज में क्या प्रेजेंट है, उन ओवेरीज में प्रेजेंट हैं फॉलिकल्स। क्या नाम है उन फॉलिकल्स का, ये हम पढ़ चुके हैं। इन फॉलिकल्स का नाम है प्राइमॉर्डियल फॉलिकल्स। बहुत ध्यान से समझनी है बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्राइमॉर्डियल फॉलिकल को हम कैसे देखेंगे, ये प्राइमॉर्डियल फॉलिकल में है प्राइमरी oocyte और इसके ऊपर फ्लैट सेल की कवरिंग है। इसके ऊपर किसकी कवरिंग है, फ्लैट सेल की कवरिंग है। तो यहाँ पे हम इसको लेबल कर देते हैं, दीज आर फ्लैटेंड फॉलिक्यूलर सेल, फ्लैटेंड फॉलिक्यूलर सेल encloses primary oocyte। इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है प्राइमरी oocyte, यानी कि ओवम, बहुत सादा भाषा में बोले तो इसमें ओवम प्रेजेंट है। ओवम के बाहर चपटी सेल्स, फ्लैट सेल्स की लेयर है, इसको बोला जाएगा प्राइमॉर्डियल फॉलिकल। हम बात कर रहे हैं जब बच्ची पैदा भी नहीं हुई, मदर्स वुम्ब में है, और इस वक्त यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे प्राइमॉर्डियल फॉलिकल प्रेजेंट हैं। अब क्या होता है, इन प्राइमॉर्डियल फॉलिकल को किसी भी प्रकार के हार्मोन की कोई जरूरत नहीं है अपने मैच्योरेशन के लिए। तो ये जो प्राइमॉर्डियल फॉलिकल है बिना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के ग्रो करेंगे, ये ग्रो करेंगे प्राइमरी फॉलिकल में, दे ग्रो इनटू प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल में ग्रो करेंगे। डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट है वही प्राइमरी oocyte और इसके बाहर बन चुकी है फॉलिक्यूलर लेयर, जिसको हम ग्रैन्युलोसा लेयर या ग्रैन्युलोसा सेल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इस फॉलिकल के ऊपर एक एडिशनल कवरिंग बन जाती है। सो मैं यहाँ पे ब्लू कलर से एडिशनल कवरिंग बना रही हूँ और इसके अंदर हमने बना दिया है ओवम या oocyte। तो कैसे देखेंगे इसको, दिस इज प्राइमरी oocyte, दिस इज प्राइमरी oocyte और ओवम enclosed into zona pellucida and these cells are known as granulosa सेल्स। अब ये ग्रेनुलोसा सेल्स कहाँ से आई, ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है यही फॉलिक्यूलर सेल्स है। ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं ये प्रोलिफरेट करती हैं, ये लगातार डिवाइड करती जाती हैं और एक लेयर बनाती चली जाती हैं प्राइमरी oocyte के ऊपर। ये क्या होंगी, इनको क्या नाम देंगे, ग्रेनुलोसा सेल्स नाम देंगे। अब ध्यान से सुनना है, प्राइमॉर्डियल फॉलिकल को किसी के स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी प्राइमरी फॉलिकल बनने में।
बट प्राइमरी फॉलिकल को चाहिए FSH। इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए FSH। FSH कहाँ से मिलेगा? FSH इसको मिलेगा पिट्यूटरी से। और पिट्यूटरी कब एक्टिव होगा? पिट्यूटरी एक्टिव होगा जब ये बच्ची पैदा होने के बाद अपनी प्यूबरेटल स्टेज में जाएगी। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो जब एक बच्ची पैदा भी नहीं होती तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना किसी FSH की मदद के, बिना स्टिमुलेशन के। अब कुछ प्राइमोर्डियल फॉलिकल जब प्राइमरी फॉलिकल बन जाते हैं तो यहाँ पे इन प्राइमरी फॉलिकल्स को FSH के स्टिमुलेशन की रिक्वायरमेंट है, और ये आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये आता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। कब आएगा? जब ये बच्ची पैदा होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल मियोसिस वन में एंटर कर जाता है, और मियोसिस वन में एंटर करके ये प्रोफेज फर्स्ट में, ये प्रोफेज वन में आके अरेस्ट और फ्रीज हो जाता है इन द इंट्रायूटराइन लाइफ। प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है इंट्रायूटराइन लाइफ में, और मियोसिस वन के प्रोफेज वन के डिप्लोटीन तक पहुंच के अरेस्ट हो जाता है। यानी कि अब ये सेल डिवाइड नहीं हो पाती, ये फ्रीज हो गया, ये अरेस्ट हो गया। अब ये रिज्यूम कब होगा? जब ये बच्ची पैदा होगी, यानी कि जब इसका बर्थ होगा तब भी ये रिज्यूम नहीं हो पाएगा। जब ये प्यूबेरिटी में आएगी, अब प्यूबेरिटी में आते ही FSH प्राइमरी फॉलिकल को धक्का देगा, स्टिमुलेट करेगा, और ये जो डिवीजन है ये रिज्यूम हो जाएगा। और रिज्यूम होते ही ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इट गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइमरी फॉलिकल को चाहिए स्टिमुलेशन FSH का। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेशन मिलता है तो ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बन गया ये सेकेंडरी फॉलिकल। ये है यहाँ पे प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के बाहर जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा के बाहर ग्रैन्युलोसा सेल की बहुत सारी लेयर्स, ये ग्रैन्युलोसा सेल्स की बहुत सारी लेयर्स बन गई, ये बन चुकी हैं बहुत सारी लेयर्स। और यहाँ पे बन जाती है बाहर की तरफ थीका इंटरना, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। ये बना दी हमने थीका लेयर, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। अब क्वेश्चन ये है कि फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल कहाँ से आई थी? आई टोल्ड यू बिफोर दैट कि ओवेरीज हैविंग स्ट्रोमल सेल्स, तो वो स्ट्रोमल सेल्स ही फॉलिकुलर सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये फॉलिकुलर सेल ग्रैन्युलोसा सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, और यही ग्रैन्युलोसा और फॉलिकुलर सेल्स मिलके या स्ट्रोमल सेल्स मिलके थीका का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये तो हो गई थीका एक्सटर्ना, इसके अंदर वाली हो गई थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, इसके अंदर वाली लेयर हो गई ग्रैन्युलोसा सेल की मल्टी लेयर्स, उसके अंदर हो गया जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा, और यहाँ पे ये प्रेजेंट है प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte जो है ये अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो गया? सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हुआ? सेकेंडरी फॉलिकल में। कब कन्वर्ट हुआ? जब एक बच्चे अपनी प्यूबरेटल स्टेज में। अब क्या होगा? अब क्या क्या चेंजेस होंगे, ध्यान से सुनना है। ये जो थीका लेयर है,
ये जो थीका लेयर है, ये थीका लेयर एक प्रोडक्ट बनाती है। ये प्रोडक्ट बन के ग्रेन्युलोसा सेल के पास आता है और ग्रेन्युलोसा सेल एक नया प्रोडक्ट बनाती है। मतलब क्या है इस बात का कि थीका ने कुछ बनाया, बना के अंदर भेज दिया ग्रेन्युलोसा के पास और ग्रेन्युलोसा ने फिर कुछ नया बना दिया। तो थीका इंटरना और एक्सटर्ना, थीका इंटरना और एक्सटर्ना ये बनाती है एंड्रोजन। क्या बनाती हैं ये? एंड्रोजन। इन्होंने बनाया एंड्रोजन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन किसके पास आया? ये टेस्टोस्टेरोन आया ग्रेन्युलोसा सेल के पास और ग्रेन्युलोसा सेल ने बनाया, ग्रेन्युलोसा सेल ने बनाया एस्ट्रोजन। ग्रेन्युलोसा सेल ने क्या बनाया? एस्ट्रोजन। अब हम देखो यहां से क्या पढ़ रहे हैं? फॉलिकल, यहां पे भी पढ़ रहे हैं फॉलिकल, यहां पे भी हम पढ़ रहे हैं फॉलिकल। तो इसका मतलब ये है कि ये जो साइकिल है ब्लीडिंग फेज से फॉलिक्यूलर फेज में एंटर कर चुकी है। तो सबसे पहले इसकी हेडिंग को यहां लिख दें। मैंने पहले हेडिंग इसलिए नहीं लिखी क्योंकि अगर मैं पहले हेडिंग लिख देती तो कंफ्यूजन पहले क्रिएट हो जाता। फॉलिकल की स्टेज आ गई तो हमने इसको बोल दिया ये कौन सी स्टेज है? फॉलिक्यूलर स्टेज, या इसको हम एस्ट्रोजेनिक स्टेज या प्रोलिफरेटिव स्टेज या फिर प्री ओव्यूलेशन स्टेज बोल सकते हैं। आई टोल्ड यू बिफोर। अब ध्यान से सुनना है। एस्ट्रोजन यहां पे बना, एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हुआ। एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होते ही यहां पे क्या हुआ? एस्ट्रोजन पहुंच गया एफएसएच को कम करने। अब ये कम कैसे करवाएगा? ये जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, ये जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और ये एंटीरियर पिट्यूटरी से कहेगा भाई एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको कम करें। तो एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच के सिक्रीशन को रोकेगा। इसका मतलब क्या है कि एस्ट्रोजन का लेवल फॉलिक्यूलर स्टेज में बढ़ता है, बट एस्ट्रोजन का लेवल फॉलिक्यूलर स्टेज में बढ़ता है बट एफएसएच का लेवल कम हो जाता है। तो मैं एक बात यहां लिख देती हूं, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है बट एफएसएच का जो लेवल है वो कम हो रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट फॉलिक्यूलर फेज, वी आर टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोजेनिक फेज। हम फॉलिक्यूलर फेज या एस्ट्रोजेनिक फेज की बात कर रहे हैं, प्रोलिफरेटिव फेज की बात कर रहे हैं। अब ये जो बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन है इसका काम क्या है? ये जो बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन है ये क्या करेगा? ये सबसे पहले जाएगा यूट्रस के पास, ओवेरी से निकल के ये गया यूट्रस के पास। इसने यूट्रस की तैयारियां शुरू करवानी है और ये क्या करेगा? यूट्रस की जो वॉल है उस पर ब्लड सप्लाई बढ़ा देगा, यानी कि वेस्कुलैरिटी इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज करेगा? वेस्कुलैरिटी इंक्रीज करेगा एंडोमेट्रियम की। ये एंडोमेट्रियम की वेस्कुलैरिटी इंक्रीज हो गई। जब एंडोमेट्रियम की वेस्कुलैरिटी इंक्रीज होगी तो यहाँ पे सेल्स प्रोलिफरेट करेंगी। सेल्स प्रोलिफरेट करेंगी तो यूट्राइन वॉल थिक हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या क्या बदलाव आएंगे? यहाँ पे एंडोमेट्रियम में बदलाव आएंगे। एंडोमेट्रियम में क्या क्या बदलाव आएंगे वो समझ लें। एस्ट्रोजन की वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियम में बदलाव आएंगे। क्या क्या बदलाव आएंगे? एंडोमेट्रियम में होगा हाइपर प्लेसिया। एंडोमेट्रियम में क्या होगा? हाइपरप्लेसिया। क्या होता है हाइपरप्लेसिया? ग्रोथ होना। ग्रोथ क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई इतनी हो जाती है कि जो एंडोमेट्रियम है वो अपने आप में ठीक हो जाती है। एंडोमेट्रियम में लेयर होती है दैट इज बैसिलस, जिसको हम कहते हैं स्ट्रैटम बैसिलस। अब ये जो स्ट्रैटम बैसिलस है ये प्रोलिफरेट करना शुरू कर देती है, डिवाइड करना शुरू कर देती है इसकी सेल्स और फंक्शनैलिस बना लेती है, स्ट्रैटम फंक्शनैलिस। यानी कि एंडोमेट्रियम खुद क्या हो जाती है? डबल लेयर्ड हो जाती है। कब होती है? एस्ट्रोजन के कारण होती है। एस्ट्रोजन ये काम इससे करवाता है क्योंकि एस्ट्रोजन
और प्रोजेस्टेरॉन को हमेशा ये लगता है कि आगे जाके एम्ब्रियो को यहाँ पे इम्प्लांट होना है, तो ये यूट्रस की तैयारियां शुरू करवा देता है। अब हाइपरप्लेसिया हो गया, इसके साथ वेस्कुलराइजेशन यानी कि ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो गई तो एंडोमेट्रियम में बदलाव आए। अब मायोमेट्रियम जो है, यहां पे जो मायोमेट्रियम प्रेजेंट है, मायोमेट्रियम, इस मायोमेट्रियम में भी क्या होती है, हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी। देखो दो बदलाव आ गए, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम दोनों में बदलाव ला दिया एस्ट्रोजन ने, यानी कि दोनों की ग्रोथ को बढ़ा दिया। हाइपरट्रॉफी का मतलब है बढ़ जाना, और हाइपरप्लेसिया का मतलब है सेल्स के प्रोलिफरेट होने से यूट्राइन वॉल का थिक हो जाना। थोड़ा सा डिफरेंस समझना, हाइपरप्लेसिया का मतलब है कि सेल प्रोलिफरेट हुई, सेल डिवाइड हुई, तो सेल के प्रोलिफरेट और डिवाइड होने से यूट्राइन वॉल का थिक हो जाना। और हाइपरट्रॉफी का मतलब है एनलार्ज हो जाना, जो थिकनेस थी उससे बढ़ जाना। तो यानी कि एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम दोनों में बदलाव आए। यूट्रस 3 लेयर से बनता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, ये हमने यूट्रस के स्ट्रक्चर में पढ़ा था। तो ये एस्ट्रोजन ये बदलाव लेके आता है। बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन का लेवल क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है, और यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी को कहता है एफएसएच के सिक्रीशन को रोक दो। एफएसएच के सिक्रीशन को रोकने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी फॉलिकल बन रहे हैं उसमें से एफएसएच के अभाव के कारण जो प्रॉपरली ग्रो करेगा, यानी कि बिना एफएसएच के कारण जो मैच्योर हो जाएगा, उसी में से ही ओवम रिलीज होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये भी एक रेस की तरह हो जाता है। रेस में क्या होता है, एक आदमी, बहुत सारे 10 आदमी भाग रहे हैं, उसमें से जो एक लाइन को क्रॉस करता है वही जीतता है। यहाँ पे भी सेम बात है, यहाँ पे फॉलिकल्स तो हैं, बट एफएसएच के अभाव में जो फॉलिकल फुल्ली ग्रो करेगा, फुल्ली डेवलप हो जाएगा, वही मैच्योरेशन की तरफ बढ़ेगा, और उसी फॉलिकल को बोला जाएगा ग्राफियन फॉलिकल। दैट फॉलिकल इज नोन एज ग्राफियन फॉलिकल। तो यहां तक जो फॉलिकुलर स्टेज है वो हमने कहां तक पढ़ी, सेकेंडरी फॉलिकल तक पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे ग्राफियन फॉलिकल का क्या होगा, कैसे बनेगा, और वो कैसे रिलीज होगा, और रिलीज होने के बाद ओव्यूलेशन के बाद जो पोस्ट ओव्यूलेशन फेज है या ल्यूटियल फेज में वो कैसे एंटर करेगा। इस सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि सारे फैक्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। सो वी विल डिस्कस ऑल दीज इन द सेकेंड पार्ट।